समय और इतिहास के ऊपर हमारा अतिक्रमण जारी है। हम अपनी संस्कृति, सांस्कृतिक परंपरा और रीति रिवाजों को छोड़ते हुए यहाँ आ पहुँचे हैं। हम वर्तमान बनकर बह रहे हैं। तीस्ता, मेची, बालासन रंगीत और महानदी बनकर जीवन को खोज रहे हैं। मनुष्य पहाड़ी ढूंढ बनकर, चारण वाली नदी और छोटी सरिता तैरकर, ढालों पर लुढ़कते हुए, जंगल और झाड़ी को छींटते हुए, दो शाम का भोजन जुटाने के लिए तथा निश्चिंत होकर एक नींद सोने के लिए परेशान होकर भटकते रहे हैं। जीवन का मोह और जीवन रहने की आकांक्षा से प्रेरित होकर आज यहाँ, कल वहाँ और परसों ना जाने कहाँ कहाँ जाते रहे हैं। एक एक कदम में जीवन का आग्रह और अन्वेषण रहा है। तीस्ता का पानी इसी प्रकार मतमेला बना हुआ है। हमारे अस्तित्व का शिलान्यास इस प्रकार हुआ। आदि अंत, दशहरा का त्योहार, माघ संक्रांति, धूल पूजा, गाली श्राप, सांसारिक पूजा मनाते हुए हमारे पूर्वजों ने इस मिट्टी को खरीदा है, जीता है और अपना बनाया है। रंगीत ने यही संगीत धुला है। शायद सभी मानव, हून, यहूदी, अंग्रेज, नेपाली विश्व बंधुत्व की खोज में हैं। ये जंगल ही जंगल वाला दार्जिलिंग, ये सिक्किम का दार्जिलिंग, ये भूटान का दार्जिलिंग, ये नेपाल का दार्जिलिंग, सभी मात्र जंगल थे। फिर ये जंगल दार्जिलिंग हुआ। गाय, भैंस, भेड़, बकरी का बथान होने के कारण लिंबू, खाम्बू, लामीछाने और तुंगा गुरुंग, खड़का क्षेत्री, लेपचा और शेरपा पहाड़ी दर्रों में नौकरी खोजते आए, गौशाला बनाए और फिर घर बनाकर रहने लगे। लोप्चे लामा सेती काली देवियों के लिए मंत्र गाकर, ढोल और दफली बजाते हुए, डमरू और झाल छंकाते हुए, वंशी और मादल धन धनाते हुए, प्रत्येक पहाड़ी की चोटी पर देवस्थान की स्थापना करते हुए, नम भूमि को साफ करते हुए और देवी थान में अर्घ्य देते हुए, संगीनी लोकगीत और शादी के गानों का आनंद लेते हुए जगह जगह वास करते आए हैं। मेरो पिताजीको नाम थियो विजय राई र गाउँमा प्रचलित नाममा अरू प्रचलित नाम थियो ओम प्रकाश राई।
र बिन्दे राई नाममा उनले धेरै उयो गर्यो, नाटकहरू प्रदर्शनी गर्यो। र ओम प्रकाश राईमा चाहिँ राजनीतिमा उनको नाम थियो, आमाको नाम थियो, सबले चल्ते नाममा चाहिँ इन्द्रको आमा भन्थ्यो। तर उदिमाया राई नामले थियो। तर आमाले उदिमाया नाम मन पराउँदैन थियो र पछि एउटा मनमाया नाम रासन कार्डहरूमा उदिमाया के अरे मनमाया राई भनेर लेखिरहेको थियो। र हाम्रो बाउले त बगानमा कहिले पनि काम गरेन, बाहिर काम गर्थ्यो हो। तर आमाले चाहिँ कमानमै चिया बगानमा काम गर्यो र चिया बगानमै बाहिरबाट रिटायर पनि भयो। आमा बहुत मेहनती थियो, बहुत परिश्रमी, एकदमै मेहनती। चिया बगानमा खट्यो, घरको कामहरू, घरेलु कामहरू, जम्मै कामहरू उनले नै भ्याउनुहुन्थ्यो। र गाउँमा पनि मिलनसार, पूजा आजातिर मैले पहिलापल्ट 1981 सालमा दिल्लीबाट साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाएको रेडियोबाट समाचार आएको त्यो सुनेर आमा खुसी भएको थियो। आमाले त खुसी भयो। 81 सालमा अल इन्डिया रेडियो दिल्लीबाट एनाउन्समा आमाले पनि त्यो समाचार सुन्नुभयो। अन्त आमा खुसी हुनुभएको थियो। धेरै कथाहरूमा मैले आमाको नामहरू हालेको छु, उपन्यासमा पनि हालेको छु आमाको नामहरू। र कतिमा चाहिँ कथाहरूमा पनि आमाको नाममा आमाको जुन परिश्रम थियो, मेहनत थियो काम गराइमा, जुन कुरोमा त्यो कुरोहरूलाई मैले उपन्यासमा कथाहरूमा हालेको छु। खेतीलाई किसन जाउमाया अब अन्य ढोकामा पेगिर। डाइरेक्ट प्रेरणा चाहिँ बाबाबाट पाएँ, बाबाबाटको लेखहरूबाट र आमाबाट चाहिँ उनको एक्टिभिटीबाट, उनको कर्म कार्यशीलताले। धनबारेमा आली खानौलाई अब हाई विष्णु आमाले चाहिँ जुन कामहरू गर्नुहुन्थ्यो त्यो मैले म प्रभावित थिएँ। म अनुग्रहित छु आमासँग, किनभने आमाले नै गर्दा नै मैले धेरै कुरो गर्नु सकेँ र आमाप्रति म अनुग्रहित छु। मेरो आमाले लेख्नमा चाहिँ खुब जोड दिन्थ्यो, अन्त लेख्नमा उनको चासो थियो र मैले लेखेको मन पराउनुहुन्थ्यो। र त्यो कुरोहरूले उनले म यो लेखाइप्रति नि आमाप्रति अति नै ऋणी छु, अनुग्रहित छु। आमाले गर्दालाई यतिको म लेख्नु सक्ने भए। आमाको देन छ यसमा। ये दार्जिलिंग का एक संपूर्ण और ठोस इतिहास नहीं है। नेपाली इतिहासकार लोग दार्जिलिंग को चयन कर समग्र रूप में तथा शोध कार्य कर एक पुस्तक के आकार में ढालने का श्रम और साहस अब तक नहीं कर सके हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। इस बार अपने इस दार्जिलिंग को पीछे मुड़कर देखने की मेरी इच्छा हुई। पूर्वजों की समाधियां खोजने की लगन लगी, उनके पुनः जागृत जीवन की समस्या और दार्जिलिंग की कथा की खोज करने की कामना जगी। साधन, प्रमाण और साधना के अभाव के बावजूद
मैंने साहस नहीं छोड़ा। दार्जिलिंग के तेज ढालों, पहाड़ों, झाड़ियों, शहरों तथा गांवों में हर जगह घूम घूम कर पूर्वजों की समाधियां झकझोरते हुए भी कष्टपूर्वक नए क्षितिज की खोज हेतु उन्हें यहां बचा कर रखा है। कल्पित और सत्य घटनाक्रम को रखते हुए कल्पित अकल्पित ऐतिहासिक पुरुष नारी पात्रों को अपनी भूमिका निभाने हेतु यहाँ लाया हूँ। हो सकता है कहीं मैंने अन्याय करते हुए उनके ईमानदार चरित्रों में कलंक लगाया हो, भूल की हो, लेकिन ये उपन्यास है, इतिहास नहीं। ये समझकर क्षमा कर देंगे। इस दार्जिलिंग के इतिहास संबंधी पात्रों के बीच कितने सम्मानीय अग्रज अब भी ऐतिहासिक भूमिका निभाते हुए हमारे बीच जीवित हैं। उपन्यासकार द्वारा कहीं कोई ऐतिहासिक तथ्य और प्रमाण प्रस्तुत करने में भूल कर जाना संभव है, क्योंकि उपन्यास में विभिन्न चरित्रों की जिंदगी के बारे में कल्पना का सहारा ना लेना संभव नहीं है। इस दार्जिलिंग के निर्माण में, शहर को इस रूप में लाने में हमारे पूर्वजों ने कितनी और कैसी बड़ी भूमिका निभाई है, इसका संक्षिप्त अवलोकन करने की चेष्टा मैंने की है। नाइनटीन 1962 में उनका पहला पुस्तक बसंत राग प्रकाशित हुआ। वो गुरुबथान नेपाली साहित्य प्रकाशन से हुआ, गुरुबथान से प्रकाशित शॉर्ट स्टोरीज था। बाद में 64 से 70 तक उनका कम से कम 12 नोवेल, 12 नोवेल्स केम आउट, पब्लिश हुआ। भारतीय साहित्य में अकादमी पुरस्कार जिन किताब को मिलती है, जिन पुस्तक को मिलती है, आप वहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि ये किस हाइट का होगा। दार्जिलिंग का जो गोरखा जातियों का अतीत का कथाएं, भविष्य का सूचनाएं, वर्तमान प्रेजेंट का संघर्ष भी है इसमें। इसलिए ये नोवेल त्रिकालदर्शी नोवेल है। पास्ट को भी कुछ रिफ्लेक्ट करता है, प्रेजेंट को भी, फ्यूचर को भी कुछ इंडिकेट करता है, इंडिकेशन। वेल डॉक्यूमेंटेड। आप किसी भी कल्चरल बोलिए, इकोनॉमिकल बोलिए, पॉलिटिकल बोलिए, सभी क्षेत्रों को इन्होंने समेट के एक ऐसा पुस्तक बनाया जिनको साहित्य अकादमी ने नवाजा गया। इन्होंने कॉलेज रेगुलर नहीं कभी नहीं अटेंड किया, बहुत संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया इन्होंने। मैट्रिक तक, क्लास 10 तक उन्होंने पुष्परानी स्कूल में उनकी शिक्षा समाप्त के बाद में सब प्राइवेट एमए तक का अध्ययन किया। ये विशारद थे हिंदी के, बीटीवी किया था टीचर ट्रेनिंग, एमए तक का इन्होंने अध्ययन है। इनका बहुत बढ़िया अध्ययन था इंग्लिश का, हिंदी का, बांग्ला का ना। ये जो अभी लेटेस्ट राइटिंग स्टाइल है ना, ये समावेशी, पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग, पोस्ट मॉडर्न राइटिंग, इनके ऊपर, इनका नारीवादी फेमिनिस्टिक राइटिंग, इनके ऊपर भी इनका पकड़ बहुत बढ़िया था। इनका स्व अध्ययन, संसार में सबसे बढ़िया अध्ययन होता है स्व अध्ययन। स्व अध्ययन के वैसे तो विवेकानंद भी ऐसा नहीं किया था, कोई यूनिवर्सिटी आके नहीं किया, स्व अध्ययन बहुत बड़ा। ये उनको बालचंद्र नेमाडे बहुत प्रिय था, बालचंद्र नेमाडे। और वो ये यथार्थवादी भी है, वो प्रैक्टिकल। ये टी गार्डन का ये जो देख रहे हैं आप, घूमती महानदी से थोड़े देर में, वहीं पे इनका जन्म हुआ है, वहीं बॉर्न ब्रॉट अप। तो उनका फ्लेवर इनका किताब में मिलता है, इनका उपन्यास में मिलता है, और जो भी इनका कृतियाँ हैं उसमें वो फ्लेवर सब मिलता है। तो स्पेशली नई क्षितिज का खोज जो है, ये लैंडमार्क ऑफ नेपाली लिटरेचर, लैंडमार्क, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन। इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, सोशल भी है, एजुकेशनल एस्पेक्ट है, सभी। टी गार्डन के इतिहास है, जो उन्होंने बोला ना, कब टी गार्डन स्टार्ट हुआ था, चाय बागान कब स्टार्ट हुआ था, जो ये रेल का लीक है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन 1835 से हुआ था, ओल्ड मिलिट्री रोड। गोरखा कम्युनिटी में सभी वर्ग का एक सामूहिक मिलाप है। उसमें इन लोगों का टेम्परामेंट कैसा रीस झोंक प्रस्तुत करता है, कैसे दयाशीलता है उसको प्रस्तुत होता है, और डिसीजन मेकिंग, जल्दी में कैसे डिसीजन लेना पड़ेगा, वो उन लोग का बहुत मिटिक्यूलस ऑब्जर्वेशन किया है इसमें।
आफूलाई पर उभ्याएर हेर्दा 82 उहाँका उनका जो उसके बाद उनका 80 में प्रकाशित अक्टोपस खण्ड अक्टोपस तो समझते हैं हम ना समुद्र जीव अक्टोपस खण्ड काव्य है उनका एपिक है अक्टोपस। उसके बाद आफूलाई ये 82 का मैंने बोला ना। उसके बाद था दूसरा आफूलाई पर उभ्याएर हेर्दा। इसका मतलब समझते ना माई सेल्फ कीपिंग फार अवे फ्रॉम माई सेल्फ। उसके बाद शताब्दी संबोधन इनका कविता संग्रह का ही मैंने देखा। शताब्दी संबोधन इनका मैच्योर रिफाइन कविता पोइट्री का कलेक्शन है। शताब्दी संबोधन 2004 में हुआ प्रकाशित। वो क्या बहुत कुछ थे उस वक्त। इनका राइटिंग का जो ट्रेंड है एक्सपेरिमेंटल से भी ज़्यादा इनका प्रोग्रेसिव ट्रेंड है लिखने में ना। इसके बाद असित सर ने ये भी किया कि चिन्हारी की खोज डिकेड्स बाद में आ गया, दशक बाद में आ गया। लेकिन नया चित्र से खोज जो वहाँ का पहले साहित्यिक कृति है, वो साहित्यिक कृति में हमारा इतिहास, चाय बगान का इतिहास एंड आफ्टर ऑल दार्जिलिंग सेटलमेंट का इतिहास वो उसमें प्रस्तुत हुआ है। 70 से इधर उनका राइटिंग में कुछ परिष्कार, कुछ माने रिफाइन राइटिंग वो कर रहे थे 70 के बाद में। तो 78 में उन्होंने लिखना शुरू किया। ये उनका जो नोवेल है इसका नाम था नया क्षितिज का खोज। ये गिद्धे पारा जो पहाड़ है ना गिद्धे, उसमें बेस किया गया नोवेल है। माई नेम इज रेड जो नोवेल है आपको मालूम है ना। औरंग पामुक का जो इस तरह का नोवेल है। अगर ये अनुवाद होता तो नया क्षितिज खोज अंग्रेजी में अनुवाद होता तो, फ्रेंच में अनुवाद होता तो, जर्मन में अनुवाद होता तो बहुत कुछ हो सकता। आँखाको त्यो गाजलुमा, आँखाको त्यो गाजलुमा बैशाको रेखा छ, पुछिदिउला पछौरीले है, पुछिदिउला पछौरीले है। ढल्केर गयो है, ढल्केर गयो, ढल्केर गयो जोबन निर्मयको यादमा, ढल्केर गयो जोबन निर्मयको यादमा, कहानी त लेखिदेला है, कहानी त लेखिदेला है। 1879 का समय। रेल की लाइन बिछाने का तेजी से काम शुरू हो रहा था। फ्रैंकलिन प्रेस्टिस साहब ने सिलीगुड़ी तक आई रेल लाइन को गोंदरी बाजार तक पहुंचाने के विचार से लेफ्टिनेंट गवर्नर एडन साहब के पास आवेदन पत्र दिया। उसी आवेदन के आलोक में सरकार का आदेश हुआ, काम प्रारंभ किया जाए। सड़क के किनारे किनारे 2 फुट चौड़ी रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। मने छेत्री और दले मगर भी 3 धारा में आकर रेल का रास्ता बनाने के काम में लग गए। मार्च 1880 यथाशक्ति जोर लगाकर 3 धारा तक रेल की लाइन बनकर तैयार हो गई। अब इसका उद्घाटन करने के लिए दिल्ली शहर से वाइसरॉय लॉर्ड लिटन आएंगे। सरकारी अफसर और चाय बागान के मालिकों की दौड़ धूप शुरू हो गई। हर चाय बागान के साहब लोगों ने रास्ते को साफ कर दे, जंगल काटने और जगह जगह तोरण द्वार बनाकर सजाने के लिए कूलियों को भेज दिया। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक वाइसरॉय के स्वागत की तैयारी शुरू हुई। कोई नहीं कह सकता था कि इस काम को हम नहीं करेंगे। बूढ़ा बूढ़ी और बच्चों तक सबको सड़क पर मिट्टी धोने, बिछाने और पत्थर हटाने का काम करना पड़ रहा था। फूप सेरिंग चाय बागान से बेचारी लोगेनी बुढ़िया को भी
धूम पहाड़ सड़क के लिए काम करने आना पड़ा। वैसे ही जंगल के कारण धूम पहाड़ पर अंधेरा छाया रहता। ऊपर से रात दिन का कुहासा और बादल, सिर कपा देने वाला जाड़ा और रात भर की तुषार वृष्टि। चाय बागानों के साहब, सरदार और सरकारी आदमियों की चापलूसी की सीमा नहीं थी। सुबह की हल्की रोशनी होते ही काम शुरू कर बैल की तरह खटना पड़ता और ये देर रात होने पर बंद होता। झाड़ जंगल से बनाई गई झोपड़ी में सर पैर जोड़ कर सोने के बाद सुबह बर्फ गिरने के वजन तले झोपड़ी नीचे झुकी हुई मिलती। शरीर पर गर्म कपड़ा तो क्या, लोग किसी तरह कुर्ते पजामे या छोटी साड़ी में कांपते हुए काम कर रहे थे। आग के पास गीत गाकर, नाचकर या केवल उछलकर रात काट रहे थे। ठंड के कारण लोग तेजी से बीमार पड़ते जा रहे थे। आज फलाना मर गया, कल चिलाना मर गया, इस तरह की खबर मिलती जा रही थी। कुछ ही दिनों में लुगेनी बुढ़िया भी सर्दी और जुकाम से ग्रस्त हो गई, फिर भी उसे छुट्टी नहीं मिली। इस तरह का सरकारी आदेश आ गया था कि जब तक काम समाप्त ना हो तब तक छुट्टी ना दी जाए। कितने लोग तो रातों रात भाग गए और इस तरह एक दिन लुगेनी पहाड़ की तेज हवा में मिट्टी ढोते ढोते एकाएक गिर गई और खून की उल्टी करने लगी। किसी ने पानी छिड़का, किसी ने मंत्र जाप से झाड़ फूक किया। देवी देवताओं को चढ़ावा कबूला गया, लेकिन किसी तरह भी ये दलदल बनी जमीन जैसी बुढ़िया के होश वापस नहीं आई। बेचारी लुगेनी निर्जन जंगल में बिना किसी पारिवारिक व्यक्ति की मौजूदगी के मर गई। यहाँ काम करने वाले उसके जाति के लोगों ने उसे जंगल में गाड़ दिया। शाम को लुंगा बूढ़ा खिसटते खिसटते आया और कब्र की मिट्टी को गले लगाकर डहारते हुए रोने लगा। सभी ने समझाया बुझाया, लेकिन लुंगा बूढ़े के हृदय की व्यथा कोई दूर ना कर पाया। रोते रोते उसकी आवाज़ भी सुस्त पड़ गई। उसकी दुर्व्यवस्था देखकर सभी की आंखें भर आई। दूसरे दिन लुंगा का मृत शरीर बुढ़िया की कब्र के बगल में गुरांस के पेड़ से झूलता पाया गया। धरती पर पड़े गुरांस के लाल फूल एक जगह इस तरह जमा थे जैसे लुंगा का रक्त पृथ्वी पर गिरकर तालाब जैसा बन गया हो। सुता नानी सुता, सुता नानी सुता, आओ लाई लाई लाई, दुदु मामम हम, दुदु मामम हम, आओ लाई लाई लाई, नानीको बाबा खोइ, नानीको बाबा खोइ, आओ लाई लाई लाई, सुता नानी सुता। र यो किताब, यो जुन नयाँ क्षितिजको खोज छ, त्यो चाहिँ यो उपन्यास मात्रै होइन, नोभल मात्रै चाहिँ होइन, यो चाहिँ इतिहास पनि हो यहाँको दार्जिलिङको। तर उहाँले चाहिँ उहाँको भनाइमा मैले सोद्धाखेरि कि एउटै कुरा भन्नुभएको थियो, इतिहास पढ्नु अथवा हिस्ट्री पढ्नु मान्छेलाई अल्छी लाग्छ, हाम्रो मान्छेले इतिहास पढ्दैन, तर हाम्रो मान्छेलाई इतिहास पढाउनुको लागि चाहिँ यो साहित्यको सहारा लिएको मैले भन्नुभएको थियो मलाई। किनभने एउटा त्यति बेला नोभलहरू चाहिँ चलिरहेको थियो। जस्तै सरले 13वटा नोभल लेखिसक्नु भएको थियो, 13वटा त्यसै लेखेन, मान्छेले पढ्दै थियो र त लेखे उसले होइन। एउटा मतलब उसको नोभलहरू नपढेको भए के हुन्थ्यो भने 13वटा नोभल लेख्नु हुन्थेन उहाँले। अन्त नोभल चाहिँ पढ्दो रहेछ भनेर चाहिँ थ्रु नोभल चाहिँ उहाँले हिस्ट्री बताउनु चाहेको थियो र यहाँको दार्जिलिङको हिस्ट्री बताउनु चाहेको थियो। र यहाँनिर भएको जति पनि डेटाहरू चाहिँ उहाँले युरोपियन हिस्ट्रीबाट पनि कलेक्ट गर्नुभयो है। र जति पनि ट्राभलरहरू आए यो एरियामा, जस्तै जुन यो नर्थ इस्टमा होइन, नर्थ इन्डियामा र नेपालमा जति पनि ट्राभलरहरू आए उनीहरूको लेखेको ट्राभलरहरूलाई पनि रेफर गरेर उहाँले यो लेख्नु भएको कि। र यहाँनिर चाहिँ खास कुरा के छ भन्दा भारतमा नेपालीहरू विशेष गरेर भारतमा चाहिँ नेपालीहरूको स्थिति अथवा नेपालीहरू कसरी आए भन्ने कुरा चाहिँ छ। जस्तै अन्य अरू भारतमा थुप्रै जात जातिहरू आएर बसे
होइन त्यो उनीहरूको आफ्नो आफ्नो एउटा के छ भन्दाखेरि यसरी आएको त्यसरी आएको भन्ने छ, कसै यहीँ थियो भन्ने पनि छ। तर अन्त त्यस्तै कुराहरूले चाहिँ भारतमा चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ कसरी आए, कसरी बस्नु थाल्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले जनाउनुको लागि चाहिँ यो लेखेको हो। रामसाइली छेकन मारी दुवाली त माछा मारी हुर्रा, रामसाइली छेकन मारी दुवाली त माछा मारी हुर्रा, लेक लेग हिँड्ने लेग मिर्गा कसले पदेख्छ। मेरो पिताजी पनि नाटककार हुनुहुन्थ्यो। गाउँमा यो घुम्ती कमानमा प्रशस्त नाटकहरू उनले प्रदर्शन गरेका छन्। आफै लेखक हुनुहुन्थ्यो अनि नाटकको निर्देशक उनले कविता पनि लेख्नुहुन्थ्यो। उनले लेखेको कविताहरू अझै पनि छ र नाटकहरू पनि छ। उनले लेखेको नाटकहरू पनि मैले कतिजनालाई उनले लेखेको नाटकहरू अरूलाई दिएँ। म त अब राम्रो मुखले भन्नुहोस्, अब अलिकति सत्यमा त राम्रो भन्ने थिएँ। अब ठिक छैन, मुख पनि राम्रो लाग्दैन, कान पनि राम्रो सुन्दैन हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि राम्रो कुरोहरू मैले सजेसन गर्न सकिनँ। तर हाम्रो पुर्खाहरूले बनाइरहेको जुन मन्दिर छ, मस्जिदहरू छ, गढीहरू छ, कतिवटा स्थानहरू के चिजहरू छ, त्यसलाई सुरक्षित राख्नु नै हाम्रो इतिहासको सुरक्षा हो, इतिहासलाई बचाउनु हो। नमुनाको रूपमा हामीले राख्नुपर्छ त्यसलाई। यस्तो थियो हाम्रो बाजे बोजूले, यसरी पूजा गर्थ्यो, यसरी घरहरू बनाउँथ्यो, यसरी अन्य तीर्थ व्रतहरू गर्थ्यो। त्यसको नमुनाको रूपमा चाहिँ राख्नु सक्नु पर्यो। परम्परा अनुसार चाहिँ अब कुनै पनि कुरो स्थायी त रहँदैन र पुरानो नाच हुँदै जान्छ, नयाँ रूपमा परिवर्तित रूपमा देखा पर्छ। नयाँले त्यसलाई अझै राम्रो प्रकारले त्यसलाई राम्रोसँग सम्हालेर राख्नुपर्छ, आउनुपर्छ पऱ्यो। ल थाके। साइली मैले दार्जिलिङ कस्तो छ, दार्जिलिङ सहर बत्तीको लहर इन्द्रसेन जस्तो छ। साइली मैले दार्जिलिङ कस्तो छ, दार्जिलिङ सहर बत्तीको लहर इन्द्रसेन जस्तो छ। सिलगढीबाट मालगाडी आयो, घुम्तीमा भेट भयो, तिमी त कहाँको म पनि कहाँको, दार्जिलिङमा भेट भयो। साइली मैले दार्जिलिङ कस्तो छ, दार्जिलिङ सहर बत्तीको लहर इन्द्रसेन जस्तो छ। दार्जिलिङबाट रेलगाडी आयो, बतासेमा भेट भयो। ओ माई डार्लिङ डु नट बी वरी, आई विल कम टुमरो। साइली मैले दार्जिलिङ कस्तो छ, दार्जिलिङ सहर बत्तीको लहर इन्द्रसेन जस्तो छ।